नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड में आगामी दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिससे राज्य में विकास को रफ्तार मिलेगी और राज्य में बाहरी स्रोतों से निवेश आ पाएगा। इस निवेश के जरिए प्रदेशवासियों के लिए रोजगार के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भी राज्य सरकार सलाहकार समूह की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आगामी दिसंबर महीने में प्रस्तावित है। इस बार राज्य सरकार का लक्ष्य 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट से दुगना निवेश पाना है। मुख्यमंत्री धामी इस बार 2.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ साथ हाइड्रो, टूरिज्म, एजुकेशन, सोलर जैसे कई क्षेत्रों में निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही उत्तराखंड में बाहरी राज्यों और देशों से निवेश लाने के लिए रोड शो भी किए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमारी दिसंबर माह में प्रस्तावित है, उस बैठक को लेकर आज जो हमारे विभिन्न उद्योग समूह के लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और समाज के विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी से हमने चर्चा की है और सभी ने अपने सुझाव दिए हैं कि कैसे और अधिक लोगों को यहाँ आकर्षित किया जा सकता है, अधिकतम निवेश लाया जा सकता है। उस पर सबके बहुमूल्य सुझाव मिले हैं और उन सुझावों पर हम काम करेंगे। आज से ये हमारा आज ये शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद देश के अन्य शहरों में भी हम लोग जाएंगे। अलग अलग हमारे मंत्रीगण भी अलग अलग जगह पर जाएंगे और कुछ विदेशों में भी कहीं जहाँ से इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी जाएंगे। तो एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है। चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएँ और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएँ। देखिए 2.5 लाख करोड़ के एमओयू हमारे हों, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछला जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उससे जस्ट दुगना जो है अभी लक्ष्य निर्धारित किया है और उस दिशा में हमको जिस प्रकार का एक वातावरण तैयार हुआ है उत्साहजनक है और लोग आना चाहते हैं। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में इस इन्वेस्टर समिट के लिए राज्य सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है और राज्य में निवेश को बढ़ाया जा रहा है। देश के कई शहरों में इन्वेस्टर समिट के तहत रोड शो का आयोजन किया जाएगा। विदेश में भी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि राज्य सरकार अपने तय किए गए लक्ष्यों को हासिल कर सके। पात्रपाल किशन जी ने कहा कि हम लोग इतने 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा का हम लोग हम खरीदते हैं, जड़ी बूटियाँ खरीदते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो मुश्किल से 100 करोड़ की मिल पाती है। तो मैंने उनको बताया कि आज हम पंचायत एक्ट में अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमें इस राज्य की 11,203 पंचायतों में हम लोग हर्बल फार्मिंग अलाउ कर रहे हैं कि किसान हर्बल की खेती भी कर सकता है और उसका दोहन भी कर सकता है अपने पंचायत के अंदर, ताकि उसकी आजीविका से जुड़े और हम पे रॉ भी उपलब्ध हो। इसके अलावा एग्रो वुड बेस्ड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री है, आपका लीजा वाली इंडस्ट्री, रेज इंडस्ट्री है, पेरूल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो तमाम संभावनाएं हैं। तो इसको किस तरह से एक्सपोर्ट किया जा सके, निश्चित रूप से इसको लेकर के हम लोग तैयारी करेंगे। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें टॉप इंडस्ट्री के लोग थे, सारे अधिकारी थे, मिनिस्टर्स थे और एक मंथन किया गया है कि कैसे उत्तराखंड की इकॉनमी को आगे और बढ़ाना है, कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, कैसे स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, कैसे टूरिज्म को आगे बढ़ाना है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यहाँ के लोकल इंडस्ट्रियस जो टॉप इंडस्ट्रियस हैं उनके साथ मिलके जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी, उसके बाद हमारे रोड शोज़ हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई में हो, हैदराबाद में हो, कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी रोड शोज़ हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है जब 8 और 9 दिसंबर को जो टेंटेटिव डेज अभी रखी गई हैं
उत्तराखंड में सबमिट करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आएंगे और उत्तराखंड के युवाओं को और उत्तराखंड की इकोनॉमी को उससे फायदा होगा। नहीं, देखिए लक्ष्य हमारा है लगभग 50,000 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे उत्तराखंड में रखा है कि हम ग्राउंड कराएंगे 50,000 करोड़ के आसपास का। लेकिन जैसे जैसे ये मीटिंग्स आगे बढ़ेंगी, जैसे रोड शो बढ़ेगा, उसके हिसाब से लक्ष्य बढ़ेगा घटेगा वो देखेंगे। राज्य सरकार सलाहकार समूह के इस बैठक में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को रिझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि जिस प्रकार से राज्य में धामी सरकार आगे बढ़ रही है उससे राज्य में निवेश भी बढ़ेगा। राज्य सरकार के साथ राज्य का उद्योग समूह भी खड़ा है और हर संभव प्रयास है कि राज्य में निवेश को बढ़ाया जा सके। उत्तराखंड सरकार का यह जो प्रयास है उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, लोगों के विकास के लिए और उत्तराखंड की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन यह प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिस तन्मयता से, तल्लीनता से और गंभीरता से विषयों को सुना और बहुत समय दिया, तो वैसे भी उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस मीटिंग के बाद और जिस तरह की योजनाएं बनी हैं, हमें पूरा विश्वास है कि पूरे देश के लोगों की नहीं, पूरे विश्व के लोगों के जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनकी निगाहें उत्तराखंड की ओर बिल्कुल आगे कदम बढ़ेंगे और यहाँ पर एक बेहतरीन जो है इन्वेस्टमेंट होगा और लोग आएंगे, जुड़ेंगे। आपको बता दें कि आगामी दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तिथियां तय की गई हैं, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि इस इन्वेस्टर समिट की शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और राज्य के विकास के लिए यह इन्वेस्टर समिट एक मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून से HN 24/7 के लिए अस्करी जाफरी की रिपोर्ट। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस प्रदेश को एक बार फिर एक बड़ा मौका मिलने वाला है। इन्वेस्टर समिट ग्लोबल स्तर पर यहां पर आयोजित होना है, दिसंबर महीने में प्रस्तावित है और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ केदार सिंह रावत जी भाजपा के पूर्व विधायक जुड़ चुके हैं, मनोज रावत जी कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और डॉक्टर बद्री सिंह भंडारी जी अर्थशास्त्री भी हैं, फॉर्मर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में वो रह चुके हैं और फिलहाल उत्तराखंड पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी हैं। सर, आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले केदार सिंह रावत जी, एक बहुत बड़ा मौका 2018 में हमें मिला, अब 2023 में हमें मिलने जा रहा है दिसंबर महीने में। शॉर्ट में आपसे पहले वक्तव्य लेना चाहूंगी। जी, निश्चित रूप से जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ये समिट जो प्रस्तावित है दिसंबर में, उसमें जैसा कि कहा भी गया है कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया है और वो इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, अन्य धंधे चलाने के लिए उनको जो है आकर्षित किया जाएगा। जगह जगह रोड शो, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, विदेशों में भी रोड शो के जो आयोजन हैं, कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा उनको आकर्षित करने के लिए। और हमारे प्रदेश में मैं आपको बताऊं कि जल, जंगल, ज़मीन जो हमारे संसाधन हैं, उस पे बहुत सारे उद्योग और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में वो लग सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे बात चल रही थी जो जल के हैं, तो जल के खैर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स तो हैं ही, लेकिन हम देखते होंगे कि हम गंगा यमुना हमारे यहाँ से निकल रही है, अलकनंदा भागीरथी हमारे यहाँ से निकल रही है, लेकिन नोएडा में बनी हुई बिस्लरी की बोतल पी रहे हैं हम पहाड़ में भी बैठ के। तो क्या है वहाँ पे मिनरल वाटर्स के उद्योग नहीं लग सकते? क्या वहाँ से सप्लाई नहीं हो सकता? और ऐसे ही जो है जंगलों में हमारे चाहे जड़ी बूटियाँ हैं, हमारे चाहे लीसा है, लीसे की कुछ फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उसमें मैं बाद में आऊँगा कि कुछ वहाँ पे व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। और जड़ी बूटी है, लीसा है, अन्य जंगली उत्पाद हैं कई किस्म के जो हम ले करके जाते हैं, जैसे झूला घास है ये सारे, और किनगोड़ की जड़ों के जो है वो है। तो ये फैक्ट्री जो हैं, मैं समझता हूँ किनगोड़ की जड़ों के, तो ये एक हमारे शायद उधम सिंह नगर में कहीं है फैक्ट्री जहाँ ले जाते हैं लोग। लेकिन अन्य जो जंगली उत्पाद हैं, चाहे वो झूला घास है, चाहे
ये है, तो उसके लिए जो है अमृतसर और कहाँ कहाँ जो है उनको सामान को भेजना पड़ता है। तो ये जल हो गया, जंगल हो गया, ज़मीन के हमारे चाहे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हैं, हमारे यहाँ सेब, आलू, खुमानी भरपूर मात्रा में होती है। और कभी कभी ये हो जाता है कि सेब के दाम जब कम हो जाते हैं तो क्यों नहीं हम वहाँ पे जैम, जेली या इस तरह का मुरब्बा वगैरह बनाएं, उसको पैक करके भेजें, या टमाटर अगर भाव ठीक नहीं तो केचप बना के भेजें, तो उसका वहाँ पे हो सकता है। और ऐसे ही जो है आलू जो है बड़ी मात्रा में हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पैदावार होती है, लेकिन उसके आलू चिप्स जो है हम दिल्ली और बॉम्बे के बने हुए पैकेट जो है वो सारे सप्लाई हो रहे हैं। तो जब कच्चा माल हमारे पास भरपूर संसाधन है तो उसके उन संसाधनों के विकास भी होना चाहिए, और उनके दोहन के लिए वहाँ पे स्थानीय जो हमारे संसाधन हैं उन पे आधारित उद्योग लगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आई, जो मैं प्रैक्टिकल रूप से बताना चाह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था आपसे कि सबसे बड़ी दिक्कत उसमें क्यों नहीं उद्योग हमारे ढालवाला से ऊपर लग पाए। यहाँ पे सेलाकुई में लगे, हरिद्वार में लगे, उधम सिंह नगर में लगे, काशीपुर में लगे, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में क्यों नहीं लग पाए। ठीक है सर, उस इस पे भी कारण आएंगे। पे भी जो है हमको सोचना पड़ेगा। उसका है मेरे पास एक कि उसके लिए ट्रांसपोर्ट जो है सबसे बड़ा जिम्मेदार है, ठीक है। क्योंकि हम रेल का मुकाबला ट्रक से नहीं कर सकते हैं। और उस वजह से हमने देखा प्रैक्टिकली कि जो हमारे यहाँ मिनरल वाटर की भी कुछ फैक्ट्रीज लगी थी गढ़वाल मंडल विकास निगम की उत्तरकाशी में, एक महर्षि महेश योगी कंसर्न ने भी लगाई थी, एक दिल्ली के उद्योगपति ने भी लगाई थी, लेकिन खाली बोतलों को भी ढो के लाना पड़ रहा है, बाजार तो वही है, और भरी हुई बोतलों को भी ट्रक से ढो रहे हैं। तो वो जो 40% सब्सिडी भी जो हमने रखी वो भी जो है उसके लिए पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, डिटेल में आएंगे, पहले शॉर्ट में सबसे वक्तव्य लूंगी। मनोज रावत जी, आपका क्या मानना है, जो ये बड़ा मौका एक बार फिर मिलने वाला है ग्लोबल स्तर पर, क्या कहेंगे? पहले तो अपना वक्तव्य दे दीजिए, फिर डिटेल्स में जाएंगे। देखिए, जो मैं आंकड़े सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के कि 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ का होगा। 18 के आंकड़े देखेंगे तो 18 के आंकड़ों से दोगुना बोलने की बात है। तो 18 में जब इनका अंतिम समिट हुआ था उस समय कितने प्रस्ताव आए, कितने एमओयू हुए, देखिए अलग अलग चीजें हैं। ये जो दिव्य दर्शनी जी, ये बड़ा खतरनाक गणित है। ये इतना बड़ा माया जाल है कि जब फेंका जाता है, आजकल यूपी में देखा होगा आपने, एक समिट हुआ तो 24 लाख करोड़ से शुरू हुआ और 32 लाख तक अटका। नहीं 24 नहीं, पहले और कम से शुरू हुआ, मतलब 12 लाख करोड़ का अंतर तो अखबारों में अंतर आ गया। तो ये उत्तराखंड में भी सरकार तो ये तो बताए कि भैया जो 40,40,000 करोड़ रुपए पिछले बार का इन्होंने वादा किया था इनसे पूर्ववर्ती सरकार ने 18 में करके, 75 था सर, 75,000 करोड़ का इन्होंने 75,000 लक्ष्य तो रखा बोला था, लेकिन बाद में ये बोला कि साहब 40 के लग गए हैं। वो 40 का तो बता दें हिसाब की 40 की इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लगी है। देखिए आज मैं देख रहा था उसमें, देखिए आप कह रहे थे एक लाइन में बोलूं, तो एक लाइन में तो ये है कि ये इसका नाम ग्लोबल नहीं, अगर मेरे बड़े भाई अगर बुरा न माने, मेरे भाई साहब को मेरे साथ भेज देते हैं, रावत जी को, इसका नाम तो जिस गति से ये भाग रहा है इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा, इसका नाम यूनिवर्सल इन्वेस्टर समिट रखना चाहिए। क्योंकि कब बिलियन, ट्रिलियन और पता नहीं, ये तो हम तो नंबर जानते भी नहीं ना, हम उस जीरो की गणित में पढ़ते हैं, कितने जीरो आगे लगते हैं, कितने पीछे लगते हैं। लेकिन जो ये आंकड़े हम सुन रहे हैं, अभी हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं बिष्ट जी, वो जब चर्चा में भाग लेंगे तो हम फिर बात करेंगे कि इस प्रदेश का बजट कितना है, कितना इफेक्टिव बजट खर्च होता है, और उस बजट में क्या दूसरा जो जो बात मैंने पकड़ी हुई है अभी तक के, आप लोग अगर ज्ञानवर्धन हमारा इस पर कर पाए कि जो ये कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय मंत्री जी, हाइड्रो की आपके पास पॉलिसी नहीं है। आपकी अंतिम सरकार, मैं माननीय मुख्यमंत्री का नाम ले लूंगा उनका, जिनके समय पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बांटे गए थे, बंदर बांट की गई थी, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो सब निरस्त सरकार ने करे थे। जिस दिन निर्णय हुआ था उसके एक दिन पहले सरकार ने निरस्त किए थे। तो आपके पास पॉलिसी तो है नहीं, उसमें जवाब ले लेंगे आप लोगों के सवाल हम चाहेंगे, जवाब। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पास हाइड्रो की पॉलिसी है कि नहीं है। पर्यटन की पॉलिसी अभी हाल में बनाई है, एक कंपनी सुना हायर करी, और गलतियां इतनी हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। उस पर तो एक लेख लिखा जा सकता है कि एक
नालायक सी कंपनी ने, जिसको करोड़ों रुपया दे करके सरकार ने अपने अधिकारियों से पॉलिसी नहीं बनाई, उस पॉलिसी को बना करके कैबिनेट ने पास कर दिया। अब पता चला कैबिनेट में पास करने के बाद, भाई साहब ये तो मैं अजूबे इस प्रदेश में ये अजूबे देख रहा हूँ। ठीक है, सुभाष झा जी, आप क्या कहेंगे इस इन्वेस्टर समिट को लेकर? ग्लोबल से वो यूनिवर्सल हो गया मनोज जी के अकॉर्डिंग, लेकिन आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए दिव्या जी, सबसे बड़ी बात है कि जितना आप जो लोगों से वादा करते हैं, इससे पहले भी लोगों का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा इन्वेस्टर समिट को लेकर के। इससे पहले भी जो वादे किए गए थे अखबारों में, विज्ञापनों में, मतलब जो सरकार कहे आप उसको मानेंगे ना। तो सरकार ने जो डाटा दिया, सरकार ने जो अपना लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य को कितना अचीव कर पाई सरकार, सरकार ने कभी इस पर विश्लेषण निश्चित तौर पे किया होगा, वो बताए या ना बताए। उसमें से इन्वेस्टर कितने आए, कितने टर्नअप हुए, कितने ने यहाँ पर प्लांट लगाया, उनको क्या सहूलियतें मिली, एक बात। दूसरी बात, जो इन्वेस्टर समिट जब यहाँ होता है तो हम लोग बड़े बड़े विज्ञापन और बड़े बड़े उसके तामझाम के साथ कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बाद जो पैसे आते हैं और जहां जहां वो खर्च होने हैं, क्या सरकार ने कभी उसके लिए कोई रोड मैप बनाया? ये पर्वतीय इलाका है, आप देखेंगे कि इन 9 सालों में, मैं डाटा उठा रहा था, आज मैं डाटा पढ़ रहा था, डाटा का अध्ययन कर रहा था, इन 9 सालों में 3 से 4 गुना जो है पहाड़ों का टूटना और मकान का जमींदोज होना, इस ऑल वेदर रोड का जब से कार्यक्रम शुरू हुआ तब से ये बढ़ा है। तो क्या ऑल वेदर जो विकास हुआ, जिस विकास का खाका जब बनाएगा ऑल वेदर का, तो क्या इसको ध्यान में रखा गया? क्या आपने अगर इस पे ध्यान रखा तो आखिर क्या कारण है कि ऑल वेदर रोड बनने के बाद से ही ये सारे मकान जमींदोज हुए, ये पहाड़ों में भूस्खलन की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी एकाएक, और ये जो हमारा पूरा प्राकृतिक संतुलन जो असंतुलन क्रिएट हो रहा है। तो उस शर्त पर आप जो इन ग्लोबल समिट पर आप जो कंपनियां बुलाएंगे, जिन कंपनियों को लगाएंगे और जो इन्वेस्टर करेंगे, उनके लिए आप उसको विवेकपूर्ण ढंग से, पहाड़ के लिए वो कितना मुफीद होगा, और दूसरा पहाड़ के लिए आपने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं जो यहाँ के प्रकृति के अनुकूल हो, जो यहाँ के नेचर को सपोर्ट करता हो। और दूसरी बात, जो बाहर से इन्वेस्टर आएंगे उनकी अपनी भी कुछ शर्तें होंगी। तीसरी बात, जो यहाँ के पर्यावरण पर, यहाँ सारे चीज, यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े जाएंगे उनके लिए आपने क्या इंतजामात किए हैं, आपके लिए उसके पास क्या स्ट्रक्चर है, आप क्या प्रोग्राम बनाए उसके लिए। इन सारे चीजों को सरकार को मैं बस रेखांकित कर रहा हूँ कि सरकार को इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए अच्छी बात है कि यहाँ अगर इन्वेस्टर समिट हो, यहाँ बड़े लेवल पे यहाँ कंपनियां आए, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ उत्तराखंड के मैदानी इलाके के, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके, और कौन सा उद्योग कहाँ के लिए ज्यादा बेहतर होगा, इस पर सरकार काम करे। बिल्कुल, डॉक्टर भंडारी आप पे आऊंगी सर। शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगी सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो दिसंबर में होने जा रहा है, कितने उसके महत्वपूर्ण मायने हैं और कितना लाभ प्रदेश को होगा? इस पैनल डिस्कशन में सम्मिलित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सोचना ये है कि ये उत्तराखंड सरकार के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, निवेश बढ़ाए, रोजगार क्रिएट करे और लोगों की आमदनी बढ़ाए। और खास बात यह है कि यहाँ पर आमदनी उन चीजों में बढ़ सकती है जो कि यहाँ के लोकल रिसोर्सेज जो हैं। अगर मान लो आपने केवल सब्सिडी वगैरह दी तो काफी सारे बिजनेसमैन अन्य स्टेट से यहाँ पर आते हैं और यहाँ से वो अपने बिल यहाँ से जनरेट करते हैं ताकि उनको सब्सिडी यहाँ पर मिले, और धरातल पे कोई खास डेवलपमेंट नहीं होती है। तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो उत्तराखंड में क्यों आएगा? उत्तराखंड में वो तभी आएगा जबकि उत्तराखंड के धरातल पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो खास जरूरत है वो अवेलेबल है, रॉ मटेरियल है, स्किल्ड लेबर है, उसको जो जो अप्रूवल चाहिए वो सिंगल विंडो सिस्टम अवेलेबल है। अब एक सिंपल सी बात यह है कि काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो है जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, पर मेरा अपना सोचना यह है कि भले ही यहाँ पर यूथ हो, लेकिन जिस कार्य को करने के लिए इन्वेस्टर उनको चाहता है, क्या उनकी वो स्किल है? तो सरकार को चाहिए कि वो इंडस्ट्री के साथ मेल जोल करके, यूनिवर्सिटी के साथ मेल जोल करके आइडेंटिफाई करे कि हमें किस सेक्टर में, किस इंडस्ट्री में क्या स्किल की जरूरत है, और उस स्किल की फॉर्मेशन करे, ताकि जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा राइट टाइप ऑफ स्किल को एम्प्लॉयमेंट करने के लिए।
ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा जो है, जस्ट रोड शो वगैरह करने से, कॉन्क्लेव करने से इन्वेस्टमेंट नहीं आ जाती है। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसके पास बहुत चॉइस है। अगर मान लो ये डिसाइड भी कर देता है कि मुझे हिंदुस्तान में जाना है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत डेवलपमेंटल स्कोप है, वाई उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में कुछ नेचर ने कुछ नेचर हैज बीन वेरी बाउंटीफुल टू उत्तराखंड। बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बाय एंड लार्ज लोग ऑनेस्ट हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है, पीपल आर वेरी एक्टिव, काम करने वाले हैं। लेकिन जो चीजें एक इन्वेस्टर को चाहिए वो नहीं होंगी तो वो नहीं आएगा। जस्ट नेचर अच्छा है उससे नहीं आएगा। तो धरातल पे जो बुनियादी चीजें हैं उनको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, और वो स्टेट गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के साथ मिलकर के, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के, तब जाके उन चीजों को हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है, जवाब ले लेते हैं केदार सिंह रावत जी। बहुत इसके प्लस पॉइंट्स हैं तो एक कॉन्स भी हैं इसके, कि किस तरीके से आप लोग चीजों को मैनेज करेंगे। हमें याद है 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था तो उन्होंने कहा था कि अच्छी बात है कि स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होते हैं। अगर हम पड़ोसी राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वहां पर बहुत लार्ज स्केल में किया गया। अब कॉम्पिटिशन उत्तर प्रदेश से करेगा तो फिर क्या आयाम बनेंगे, क्या मायने निकलेंगे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि दोनों का एरिया वाइज भी डिफरेंस है और ग्लोबल जो जियोलॉजिकल एरिया है वो भी डिफरेंट है। निश्चित रूप से अभी जो भाई मनोज रावत जी ने भी कहा, हमारे पूर्व विधायक जी, और आदरणीय झा साहब ने भी, और भंडारी जी ने भी जो है बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। कि एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, भी मनोज भाई कह रहे थे कि ग्लोबल या यूनिवर्सल, तो यूनिवर्स भी वही अर्थ रखता है और ग्लोबल भी वही अर्थ रखता है, क्योंकि ग्लोब भी जो है यूनिवर्स है। तो वो तो ठीक है, खैर वो शब्दों की वो है। और बहुत अच्छे सुझाव जहाँ साहब ने भी रखे, व्यवहारिक और हमारे जो विश्लेषक हैं स्वतंत्र। तो ये ज़रूर है कि देखिए, ये हमें मानना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो 2002 से 2007 जो नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार रही, उसमें हमने देखा प्रैक्टिकली कि वो यहाँ पे काफ़ी उद्योग आए। चाहे सेला कोई औद्योगिक क्षेत्र है, सिडकुल की स्थापना हुई, चाहे बहादुराबाद हरिद्वार की बात है, चाहे काशीपुर या उधम सिंह नगर की बात है, काफ़ी उद्योग धंधे आए। लेकिन जैसे अभी भंडारी जी कह रहे थे कि जब हम उद्योग धंधों की वो नीति इस तरह से नहीं बनाएंगे कि जिसके संसाधन हमारे पास हैं, तो उसमें होता क्या है कि सिर्फ सब्सिडी लेने के लिए जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ गए। और बाद में हमने देखा कि जो उस समय इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई, उन्होंने अपनी सब्सिडी दी, वो 10 साल का था पीरियड या क्या था, उसके बाद जो है कई उद्योग बंद हो गए, क्योंकि वो तो यहाँ पे सिर्फ पैकिंग करते थे या सिर्फ कागजी कार्रवाई करते थे, बाकी जो है उनका सामान कहीं और प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं से जो है वो जा रहा है, सिर्फ उत्तराखंड का नाम लग गया उसमें और ये लग गया कि साहब प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है। तो उस उन्होंने सिर्फ जो है वो सब्सिडी दी और चले गए। लेकिन काफ़ी कम परसेंटेज, मैं समझता हूँ 15-20% के आसपास रहा होगा। 80% जो है वो उद्योग उस समय स्थापित हुए। उसके बाद से जो है नहीं हो पा रहे हैं उद्योग स्थापित, तो उसमें सरकार पूरा प्रयास कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, पहले भी किया गया है। लेकिन इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, वो भंडारी जी ने जो कहा है वो मूल बिंदु है। ठीक है, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से जो आंकड़े अभी 2022 के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, यह है 35,000 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पर उत्तराखंड के पास आ चुके हैं। मोर देन 600 कंपनीज की तरफ से जो इन्वेस्टर्स हैं, 600 से ज्यादा ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है और यहाँ पर काम चल रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी मेजर जगह हैं, आप बता सकते हैं कि जहां पर ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, जहां पर ये दिखाई दे रहा है ऑन ग्राउंड? देखिए, तो जो हुआ है, ये मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारे सिडकुल के क्षेत्र हैं, औद्योगिक जो एरियाज पहले ही जो है डिक्लेयर किए गए हैं, चाहे देहरादून जिले में हमारा सेला कोई का क्षेत्र है, चाहे हरिद्वार में बहादुराबाद का है, चाहे काशीपुर में है या उधम सिंह नगर में है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में इनको ले जाने के लिए पिछली सरकार ने भी जो है काफ़ी प्रयास किया था। सिर्फ ये उत्पादक उद्योगों का ही नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए या चिकित्सालयों के लिए भी, और उसमें ज़मीन देने की नीति में भी परिवर्तन किया गया था कि अगर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो पर्वतीय क्षेत्र में जो यहाँ पे रोक लगी है अभी 200 मीटर की या जो भी है, उसको जो है तब्दील करके उसकी संख्या, उसकी आकार बढ़ाया गया था कि वो लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में हमने देखा कि अभी तक भी उद्योग जो है स्थापित नहीं हो पाए, और उसमें कुछ एक दो कारण ये मैं बता रहा था आपको कि रेलवेज का है मुख्य कारण। तो सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक तो हमारी जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे जो प्रोजेक्ट है वो अंतिम चरण में पहुंचा है। जल्दी जो है रेल अगर पहाड़ में पहुंचेगी तो जो हमारा जो वहाँ का उद्योग जो वहाँ पे लगेगा तभी लग पाएगा, और उसका जो हमारा जो वहाँ पे स्थानीय संसाधन का जो माल है, पक्का माल जो है कच्चे माल के स्थान पे, वो जो है हम रेलवेज के द्वारा जो है उसको बाजार में जो है भेज सकेंगे। दूसर में जो मैंने भी ये बात रखी थी, और पहले ममता बनर्जी के समय पे यमुनोत्री गंगोत्री को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए, तो उन्होंने जो है उस समय इनिशिएटिव लिया था सिर्फ पत्राचार के माध्यम से, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर दोबारा जब मैं विधायक बनने का मौका दिया मुझे जनता ने, तो फिर मैंने इस बात को उठाया, और ये यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए 1200 करोड़ रुपए प्रथम चरण के लिए जो है स्वीकृत भी हो गया, उसका अलाइनमेंट भी हो गया, और उसकी डीपीआर भी जो है बन करके 23,000 करोड़ की वो केंद्र सरकार को चली गई है अभी 2 साल पहले लगभग। तो अब वो केंद्र को देखना है, मैं समझता हूँ जल्दी ही जो है वहाँ पे अभी रेल पहुँचती है। तो एक तो इस तरफ जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हमारी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है उसके लिए सरकार का आभार है और स्वागत है। और ये लाइन दूसर में जो स्थापित उद्योग है उसके लिए मैंने देखा कि मेरे जिले में सिर्फ एकमात्र उद्योग है लघु लीसे का एक छोटा उद्योग है। और उसमें क्या हो रहा है कि मैंने इस बात को उठाया था, इनिशिएटिव लिया था, और पिछली सरकार में मैंने कहा भाई जो पर्वतीय क्षेत्र में जो उद्योग स्थापित हैं लीसे के लघु उद्योग, उनको जो है वहीं पर सामान क्यों नहीं दिया जा रहा। जब दोहन वहाँ पे हो रहा है लीसे का, तो वो क्या कर रहे थे कि कुमाऊं मंडल के सारे जो लीसे के टीन हैं वो हल्द्वानी में ला करके जो है उसका बोली होती थी। और यहाँ पे अभी भी गढ़वाल मंडल में जो है ऋषिकेश मुनि की रेती में उनका डिपो है, और वो सारा लीसा ला करके फिर यहाँ बोली होगी तो सरकार वहाँ से ढो रही यहाँ, और यहाँ से जो है वो लघु उद्योग वाला वापस ढो के ले जाएगा वहाँ। तो दोनों तरफ सरकार को भी लॉस हो रहा है, उसको भी लॉस हो रहा है। तो उस समय जब मैंने बात उठाई पिछली सरकार में, तो कुमाऊं मंडल के लिए तो हो गया, वहाँ पे जो आदेश हो गए, जो ऊपर लगी वहाँ पे फैक्ट्रीज उसकी लीसे की, उनको वहीं पे मिल रहा है, उनसे रिक्वायरमेंट ले लिया जाता है कि भाई कितनी आपकी आवश्यकता है, उतना जो है वहीं डिपो में रोक करके वो बाकी ले आते हैं नीचे। लेकिन यहाँ पे एकमात्र उद्योग उत्तरकाशी में है, लेकिन उसके लिए बराबर वो के तो माननीय वन मंत्री जी ने अब आश्वस्त किया है, और उन्होंने निर्देशित भी किया है अधिकारियों को कि भाई जितने उनका रिक्वायरमेंट है, क्यों सरकार उसको यहाँ वहाँ से यहाँ ढोए, और क्यों फिर वहाँ का उद्योगपति वापस उसको लघु उद्योगपति वहाँ ले जाए, और सामान जो है फिर हमने बाजारी में भेजना है। लीसे का जो उत्पाद है, चाहे रेजिन है, चाहे हमारे पेंट्स वगैरह के जो उत्पाद बनते हैं, तो वो फिर यही बाजार तो यही है। तो वो कंपटीशन जो है वो वहाँ जो स्थापित उद्योग है उसको वो कंपटीशन नहीं झेल पा रहा है। तो सरकार जल्दी ही जो है इसमें निर्णय ले रही है, और माननीय वन मंत्री जी ने निर्देशित कर दिया है। तो ये कुछ मूल कारण हैं जो मैंने इंगित किया आपको कि एक तो ट्रांसपोर्ट का, और दूसर में जो है ये नीतियों का कि भाई वहीं पे जो माल उपलब्ध है हमारा कच्चा, उसको वहीं पे अवेलेबल करवाया जाए, उसको यहाँ मैदान में ला करके उसकी ऑक्शन क्यों किया जाता है। मनोज रावत जी, कांग्रेस ये सवाल उठाती है बेरोजगारी का, और ये बात डॉक्टर भंडारी ने उठाई कि बेरोजगारी अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है आपके प्रदेश में तो उसे स्किल्ड लेबर चाहिए, और जरूरी नहीं है कि हर युवा जो बेरोजगार है वो स्किल्ड भी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग जब सवाल उठाते हैं तो फिर राइट पॉइंट पे आप हिट कीजिए, सिर्फ बेरोजगारी से बात करने का नहीं काम चलेगा। देखिए, बेरोजगारी की बात कांग्रेस ही नहीं उठाती है, प्रदेश का हर जनमानस उठाता है। बेरोजगारी की समस्या कांग्रेस की नहीं है। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट होने से बेरोजगारी मिट जाएगी, और उन उद्योगों में
स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाएगा ये कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं है। देखिए, ये सच बात है कि उत्तराखंड में उद्योगों में रोजगार में 70% स्थानीय लोगों को लेने की बातें सरकारें करती हैं, लेकिन जमीन पर वो गारंटी नहीं है। वो उद्योग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एक गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसकी कानूनी वैल्यू 0000 है। कोई भी उद्योग उसको नहीं मानता है। अगर सरकार को लगता है या सरकारों को लगता है कि स्थानीय लोगों को उद्योगों में रोजगार सुनिश्चित करना है, तो तेलंगाना जैसे राज्य की तरह एक कानून विधानसभा में लाना चाहिए कि स्थानीय लोगों को इतना प्रतिशत रोजगार मिलेगा। कानून होगा तो कानून में उस कार्य को न करने पर दंड का प्रावधान होगा। लेकिन धामी सरकार के आने के बाद तो सर ये प्रावधान भी किया गया था कि जो अनस्किल्ड लेबर है उसे स्किल्ड किया जाएगा, और जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो होटल्स हो या फिर अन्य ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ बैठक की गई थी कि आप बच्चों को लीजिए, ट्रेन कीजिए और फिर उनको आगे भेजेंगे। नहीं तो कहाँ पर आप मुझे देखिए, बहुत दूर की बात नहीं करते हैं। हमारे देखिए सॉल्यूशन बहुत छोटे होते हैं। ये जो बातें हो रही हैं, जो मुझे कोई समस्या नहीं है इसमें कि इस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन जो भाई साहब ने कहा कि सरकारें सच बोलें। देखिए, सरकारें झूठ बोल रही हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, ये बहुत असंसदीय भाषा होगी, वरना मैं एक एक आंकड़ा दे करके आपको बता दूंगा कि कब क्या हुआ और क्यों किया इन्होंने, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। बिल्कुल, हम चाहते हैं सर आप लोग आंकड़ों में बात करें। देखिए, हम चाहते हैं कि छोटी छोटी सॉल्यूशन, जैसे भाई साहब ने, माननीय विधायक जी ने कहा कि पूरे पर्वतीय प्रदेश में लीसे की फैक्ट्रियां होती थी, लीसे ही रोजगार होते थे, वही फैक्ट्री के नाम पे हम फैक्ट्री, पहाड़ के लोग लीसा फैक्ट्री जानते थे। अभी मैं कुछ दिन पहले दसोली ग्राम स्वराज संघ की फैक्ट्री को, लीसा फैक्ट्री को देख के आ रहा हूँ, उजड़ गई है गोपेश्वर में। हमारे गढ़वाल मंडल विकास निगम जैसा जो हमारा निगम है उत्तराखंड सरकार का, उसकी बहुत बड़ी एक लीसा फैक्ट्री तिलवाड़ा में थी, खत्म हो गई है। कारण क्या था? कहाँ थे वो अधिकारी? कहाँ हैं वो जो अधिकारी बोलते हैं कि हम इस सेवा से हैं, बड़ा गर्व करते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है? क्या इनको ये सॉल्यूशन नहीं आता जो भाई साहब ने दिया? भाई साहब ने मेरे सामने विधानसभा में ये बात रखी और मैं भाई साहब का इस बात पर समर्थन करता हूँ। ये छोटे छोटे सॉल्यूशन है। देखिए, हमारे पर्वतीय प्रदेशों की जो फैक्ट्रियां थी वो उजड़ गई, और अब औद्योगिकीकरण पर आ जाइएगा। पूरे पर्वतीय जिलों में अलग अलग समय पर अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। 2 जिलों के तो आंकड़े मैं बताता हूँ, 2 नहीं, श्रीनगर सहित, श्रीनगर में भी उनका काम है। रुद्रप्रयाग और चमोली में फैक्ट्री उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं चल रहा। उनके प्लॉट, जिन लोगों ने उनके प्लॉट लिए, बड़े बड़े लोग हैं वो, अगर हम नाम खोलने पर आ जाएं, वो अपने को स्वयं को उद्योगपति कहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन प्लॉट लेकर के वो प्लॉट रख दिए, उद्योग नहीं लगे हैं। औद्योगिकरण की तो बात यह है, देखिए, आप देखिए, उद्योगपति भंडारी साहब ने कह दिया, उनका, मुझे लगता है उनका एक्सपोजर, वैश्विक एक्सपोजर है। देखिए, उद्योगपति ऐसे नहीं आएगा। भाई साहब ने भी कह दिया कि सबसे ज्यादा उद्योग लगे तिवारी जी की सरकार में, लेकिन असेंबली करने की यूनिटें चले गई। हमारे पास जो बच गए, देखिए जो बच गए, हम ताकत भी बता रहे हैं उत्तराखंड की, जो ताकत हमारे पास बच गई, ड्रग इंडस्ट्री। देखिए, अगर तिवारी सरकार में कुछ हुआ है तो जो एक मजबूत उद्योग यहाँ पर स्थापित कर पाए हम, तो ड्रग के फील्ड में कर पाए। आज भी उत्तराखंड की ड्रग इंडस्ट्री पूरे देश का मुकाबला कर रही है, दुनिया भर में यहाँ के ड्रग जा रहे हैं। हमने ऐसे उद्योगों के, देखिए, हमको उद्योगों में भी तो कुछ चयनित करना पड़ेगा कि किस फील्ड में हम एक्सलेंट करके दिखाएंगे, किस फील्ड में दुनिया हमारा लोहा मानेगी। तो मेरा ये मानना है कि पहले तो आप देखिए, भंडारी 12 सेक्टर चूज किए गए थे सर 2018 में, जिसमें आपके फूड प्रोसेसिंग से लेकर हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, अरोमा। मैं फूड प्रोसेसिंग में भी उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत मजेदार उदाहरण है। अभी आचार्य जी थे, आ रहे थे टीवी पर, आचार्य जी और बाबा रामदेव जी को यूपीए सरकार ने जो फूड पार्क के, जोनल फूड पार्क के नाम पर जो सब्सिडी 100 करोड़, क्यों भाई साहब, याद है आपको? 100 करोड़ रुपए जो दिए थे, आज 100 करोड़ रुपए, देखिए 100 करोड़ की इंडस्ट्री, आदरणीय मनमोहन सिंह सरकार जी के टाइम पर 100 करोड़ की जो फूड पार्क, और कौन सा वो बिहार के कौन थे मंत्री,
फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हमारे सहाय जी हैं, सहाय जी के समय पर जो इंडस्ट्री दी, आज उससे बाबा जी का उद्योग तो फूल गया, फल फूल गया, हजारों करोड़ का पहुंच गया। लेकिन स्थानीय लोगों को, मेरे यहाँ के बच्चे को कितना उन उद्योगों में रोजगार मिलता है, वो कभी बाबा जी को भी उसको भी क्लियर करना चाहिए। झा साहब, आपके पास आऊंगी। आपने जिस तरीके से कहा जो डेवलपमेंट हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों की, अगर बात करें जियोलॉजिकल जो स्थिति अभी बन रही है, अभी केदार सिंह रावत जी ने कहा कि ट्रेन वहां पर पहुंच रही है, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं उसमें रेल पहुंचाना हमारे लिए आगे फ्यूचर की अगर हम बात करें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस चीज को समझिए, मैं थोड़ा सा आता हूं अपने मुद्दे पे। सबसे बड़ी बात है कि नारायण दत्त तिवारी के समय जो योजनाएं बनी, वो योजना एक विजन के साथ बना। उसके बाद से चाहे सरकारें कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, लेकिन कभी भी एक विजनरी के तौर पर हमारे राज्य का 20 साल का योजना क्या होगा, सरकारें कोई आए, एक वर्किंग कल्चर डेवलप हो जाता है। लेकिन वो वर्किंग कल्चर आज तक उत्तराखंड में ये डेवलप नहीं हो पाया। मैं ऐसी कई बिंदु गिना सकता हूँ। हमेशा यहाँ इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। अभी मान लीजिए, जैसे अभी आपने कहा कि रैली निकलेगी, इन्वेस्टर समिट के लिए रैली का क्या मतलब? जागरूकता हो जाएगा, उससे किसको जागरूक करना है? बिजनेसमैन को जागरूक करना है या लोगों को जागरूक करना है कि अपने घर के पैसे निकाल के यहाँ इन्वेस्ट करो, कंपनी खोल लो? ऐसा नहीं ना। यहाँ हर बार इन्वेस्टर समिट होता है, आप देखिएगा, मैं कभी ये डाटा निकालूंगा। इन्वेस्टर समिट के नाम पर नए नए बिजनेसमैन यहाँ पैदा होते हैं, नहीं पैदा होते हैं, पैदा किए जाते हैं। वो 6 महीने के बाद वो कंपनियां बंद हो जाती हैं, उनके लिए उनको जमीन का अलॉटमेंट मिल जाता है, वो महंगे भाव पर सस्ते कीमत पे महंगा जमीन खरीद लेते हैं। उसके बाद वो राजा की तरह रहते हैं। उसका फिर XYZ उसका उपयोग क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, उनको क्या सजा हुई, उनको क्यों पनिश नहीं किया गया, उस पर किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी भी करती है, ये काम भाजपा के लोग भी करते हैं। दूसरी बात, आप छोटी छोटी चीजों को देखिए। यहाँ इस बार आया कि 1 करोड़ लोग उत्तराखंड में आए। 1 करोड़ लोग आए, यानी कि 5 करोड़ बोतल पानी भी लोग पिए होंगे। ये पानी का बोतल बिसलड़ी का ही क्यों? उत्तराखंड सरकार पानी क्यों नहीं बेचेगी? उत्तराखंड सरकार का ऐसा कोऑपरेटिव सरकार क्यों नहीं बनाती? दूसरी बात, अभी आप देखिए बगल के हिमाचल में, हिमाचल का हर जगह, दिल्ली में भी उसके अपने सेंटर मिल जाएंगे जहां हिमाचल का सेव, हिमाचल के सेव का जैम, हिमाचल के सेव का जो सिरका होता है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट। ऐसा उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर सकती? देवभूमि के नाम पर यहाँ सबसे बड़ा केदारनाथ, गंगा, जमुना, बद्रीनाथ, ये सारे आकर्षण हैं। इस आकर्षण के नाम पर अगर आप बाहर से प्रोडक्ट लॉन्च करें, उत्तराखंड सरकार लॉन्च करे, तो यहाँ के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स का भी तो ये स्कीम लेकर आए थे। हाँ, लेकिन ये सारे स्कीम, अभी आप बताइए, माना का आलू जो है बहुत स्वादिष्ट आलू होता है और बुरादेदार। माना के आलू का कभी यहाँ अंकल चिप्स खरीद के हम बाहर से खाते हैं, उत्तराखंड का चिप्स क्यों नहीं बन सकता? आप कहते हैं आलू की समस्या, तो ये आलू भंडारण की समस्या है ना। रोड के प्रॉब्लम की वजह से जो आलू सड़ता है, इसका कारण सिर्फ ये है कि कोल्ड स्टोरेज का नहीं होना। अगर एक कोल्ड स्टोरेज छोटे छोटे रिमोट एरिया में उस कैपेसिटी के अनुसार से छोटे छोटे खुल जाएं, तो आलू का भंडारण होगा। 2 महीने रोड अगर बंद है तो उसके बाद आलू बाहर में आएगा। सवाल टमाटर का भंडारण होगा, सब्जियों का भंडारण होगा। तीसरी बात, जो छोटे बेसिक चीज जो है, लोग शहर में क्यों आ रहे हैं? लोग शहर में आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने, उनके स्वास्थ्य की सुविधा। दूसरा, उनको पानी की सुविधा नहीं है। जो उत्तराखंड, हमारे लिए कम बड़ी दर्द की बात थोड़े ना है उत्तराखंड के लिए, कि हम जो राज्य दूसरे को पानी पिलाता है, 4 राज्य 6 राज्यों को पानी पिलाता है, हम बिजली की सप्लाई 6-8 राज्यों को करते हैं, हमको बिजली खरीदना पड़ता है। ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं। जिस बेसिक चीजों पर सरकार ध्यान नहीं देती है, तो लोग वहां से पलायन करते हैं। और फिर रिमोट में लोग नहीं है। जब लोग नहीं है तो फिर आप मजदूर वहां कहां से लाएंगे? ये मजदूर तो चले गए दिल्ली कमाने, बाहर कमाने। सरकार को बेसिक चीज पर सारे जितने एनालिस्ट हैं उनको बिठा करके, जो भी विभाग के जियोलॉजिस्ट हैं, ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हैं, पहाड़ के एक्सपर्ट हैं, अनुभवी लोग हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरकार को सबसे पहले चाहिए कि 2 दिन 3 दिन का एक डिबेट कराए, सबके बीच बैठे, सबका अनुभव ले, सारे पॉइंटों को नोट करे, कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ क्या जरूरत नहीं है, एक पूरा ग्राफ बनाए। मुख्यमंत्री कोई आए, उस ग्राफ पे काम हो। आप देखिए उत्तराखंड कहाँ जाता है। हमारे पास तो अपार संभावना है। डॉक्टर भंडारी, आपके पास आऊंगी, क्योंकि एज एन इकोनॉमिस्ट हम समझना चाहेंगे, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो मनोज रावत जी ने कहा कि आंकड़ों की जब बात आती है तो ग्लोबल से यूनिवर्सल कर देना चाहिए नाम, क्योंकि हेर फेर हो जाता है। जब हम 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, 1.5 लाख 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आखिर उत्तराखंड जैसे प्रदेश में इन नंबर्स का क्या महत्व है सर?
देखिए ऐसा है, नंबर तो ये लोग कोई ना कोई, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, कुछ ना कुछ नंबर तो वो डालेंगे। और प्लानिंग वगैरह के लिए नंबर जरूरी है। अब 2018 में जो फर्स्ट ग्लोबल समिट यहाँ उत्तराखंड में हुई जी। उसमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने जो प्रोमिसेस किए और उसके बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट आई, अब 2023 में 5 साल बाद जो इन्वेस्टर आएगा, अगर मान लो उसने कुछ लगाया हो और उसको रास्ते में जो कुछ भी कमियां कठिनाइयां हुई होंगी वो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई देखो मैंने आई ट्राई टू डू दिस थिंग, लेकिन मेरे को जो है ये चीजें प्रॉब्लम हुई। तो अभी सरकार के पास 3-4 महीने हैं। दिसंबर में सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में ये करेंगे। इस 3-4 महीने के दौरान सरकार देखे कि हमने क्या प्रॉमिस किया था, क्या डिलीवर किया है, क्या पाइपलाइन में है, जो पाइपलाइन में whether it is moving smoothly or whether they are facing some hurdles, and wherever there are hurdles they need to be simplified, है ना, so that जो इन्वेस्टर है वो बड़े आराम से आगे चले। दूसरा जो इन्वेस्टर है वो इमोशनल पे कभी ऐसा नहीं कि हाँ मैं पहाड़ी लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, पहाड़ी आदमी वो पहाड़ को मैं डेवलप करूंगा। इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट देख रहा है। जो किसी पहाड़ी इलाके को डेवलप करने के लिए वो स्ट्रेटेजी अलग होगी। अगर मान लो हम पहाड़ी इलाके में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एरोमेटिक प्लांट्स वगैरह के बारे में बात करें तो वो कैचमेंट एरिया इतना ज्यादा होना चाहिए कि जो फैक्ट्री लगे वो वाइबल हो सके। और उसके लिए यह है कि आज की डेट में लोगों के पास बहुत स्मॉल होल्डिंग्स हैं, सब स्कैटर्ड है, एक खेत ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक साउथ में, एक नॉर्थ में। तो मान लो ओनरशिप जैसी है वैसी रहे जिसके पास जितना है, लेकिन उनमें जो ग्रो करें वो एक ही क्रॉप हो, ताकि जो है उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का इतना ज्यादा एकत्रित हो सके कि एक फैक्ट्री के लिए एडिक्वेट रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो कंसोलिडेशन वगैरह होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन। ओनरशिप ऑफ लैंड की कंसोलिडेशन बहुत मुश्किल है। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि मैं अपना ये वाला खेत छोड़ दूं और वहां वाला कोई मेरे को दूसरा देगा। अच्छा सर, एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए कि जिस तरीके से हम आंकड़ों की बात करते हैं, इतना हम लक्ष्य रखते हैं, अगर सरकार ने रखा है 2.5 लाख करोड़ अगर लक्ष्य रखा है, उतना इन्वेस्टमेंट आ जाता है, विच मींस वी हैव अबंडेंस ऑफ फैक्ट्रीज एंड कंपनीज कमिंग टू उत्तराखंड। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड इज अ सेफ प्लेस? क्योंकि आधा एरिया तो फॉरेस्ट का है, आधा एरिया आपका कंजर्वेशन में आ जाता है, तो फिर आप बाकियों को कैसे सफाई कीजिएगा? अब मेरा सोचना यह है कि लक्ष्य तो चैलेंजिंग होना ही चाहिए। अगर लक्ष्य चैलेंजिंग नहीं है, इजीली अचीवेबल है, देन इट इज हार्डली ए चैलेंज। फिर और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो 1-2 हजार के लिए नहीं आ रहा है, वो बड़ा चीज चाह रहा है। तो हमें उस तरह से सोचना है कि किस एक्टिविटी के लिए रॉ मटेरियल कहाँ होगा। अब कोई चीज हिल्स में होगी तो हिल्स का ही डेवलपमेंट हो गया। सर्टेन क्रॉप्स कैन बी ग्रोन एट ए पर्टिकुलर एल्टीट्यूड, उस एल्टीट्यूड से नीचे वो होंगी नहीं, या अगर होंगी तो उनकी वो क्वालिटी नहीं आएगी, उनमें वो कार्य क्षमता नहीं होगी, है ना, वो विशेषता नहीं होगी। तो ऐसा तो होना चाहिए। प्लानिंग जो है, प्लानिंग में देयर इज नथिंग रॉन्ग। उत्तराखंड सरकार की जो प्लानिंग है उसमें कोई कमियां नहीं है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, काफी कमिटमेंट की जरूरत है। whether we are delivering on our promises or not, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, केदार सिंह रावत जी। मैं बताऊं जी अपनी बात पूरी करें सर। हाँ, मेरा दूसरा ये है कि जैसे मान लो हिल स्टेशन की बात ही कहते हैं कि टूरिज्म का बहुत स्कोप है। स्कोप इसलिए है कि नेचर हैज बीन वेरी वांडरफुल, हमारा जो क्लाइमेट है बहुत अच्छा है, लेकिन जो टूरिस्ट प्लेसेस है आप उनकी हालत देखिए, दे आर ओवर क्राउडेड, है ना। अब नैनीताल मसूरी की बात करते हैं, कहीं मैं पढ़ रहा था कि उसमें जो है करीब 30 लाख फुट फॉल रहा है। अब 30 लाख का मतलब है कि एक दिन में रफली मोर देन 8,000 लोग वहां पर चल रहे हैं। क्या वहां पर इतनी जगह, इतनी कैपेसिटी है उन सड़कों की, उस इलाके की? नहीं है। तो व्हाई नॉट टू थिंक ऑफ डेवलपिंग सम न्यू एरियाज, कोई एरियल सर्वे हो और देखें which area can be developed as a new hill station। वहां पर देखें कि वहां पर एक डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या एक्सेसिबिलिटी देखें, वाटर देखें, कितनी पॉपुलेशन की होला, कितनी जल्दी ये क्राउडिंग हो जाएगी यहाँ पर। ऐसे ही जो है
हॉर्टिकल्चर के लिए देखें, फ्लोरिकल्चर के देखें, एरोमेटिक प्लांट्स के लिए देखें, तो इसमें जो है एक प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। जस्ट बातचीत करने से नहीं होगा। स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं हम देवभूमि है, संस्कृति है, हमारे वेद यहाँ लिखे गए। आप ये बताओ यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज है जिसमें कि संस्कृत और वेदों के ऊपर वो हो रहा है, रिसर्च हो रही है ना। अगर मान लो हम ये क्लेम करते तो हमारी कोई ऐसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास स्कूल ऐसे होने जो संस्कृत में माहिर हो, क्योंकि हमारे वेद संस्कृत में लिखे गए हैं और उसके ऊपर होना चाहिए। केदार तो सिंह ऐसी रावत चीजें सोचनी चाहिए। केदार सिंह रावत जी, जब प्लानिंग की बात आती है तो क्या सरकार और प्रशासन इस चीज के लिए तैयार है? क्या होमवर्क पूरा है अधिकारियों का? क्योंकि जब इन्वेस्टर्स को आप इतने लार्ज स्केल में इनवाइट करेंगे, रोड शो के माध्यम से, मिनी आप कॉन्क्लेव्स करवाते हैं उसके माध्यम से, तो क्या होमवर्क पूरा है अधिकारियों का कि हमें क्या करना है? निश्चित रूप से होमवर्क भी पूरा है, आउटलाइन भी बनी है और उस होमवर्क को और विस्तार देने के लिए अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज के हों, चाहे फाइनेंस के हों, चाहे कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स के हैं, उन सबको भी जो है वो अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और बराबर जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी जो है अलग से बनाई गई है और वो लोग उस पर बराबर तैयारी कर रहे हैं जी। तो क्या आपको नहीं लगता जो आइडिया था भंडारी जी का कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि वो खुद पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी हैं जहां पर मास्टर्स की डिग्री या पर बिजनेस की जो डिग्री होती है, फिर एजुकेशन होती है, उन कॉलेजेस के साथ संपर्क किया जाए, उन और अधिकारियों को मिला के जो है एक प्लान बनाया जाए उन्हीं के साथ, ताकि वही बच्चे आगे चल के जो स्किल्ड हो सके इन कंपनीज में? निश्चित रूप से ये भी है, कोऑर्डिनेट किया जाना चाहिए और वैसे भी हमारे यहाँ जो आईटीआई खुले हैं या जो पॉलिटेक्निक्स हैं, उन आईटीआई पॉलिटेक्निक्स में चाहे गवर्नमेंट के हैं चाहे प्राइवेट भी हैं कुछ पॉलिटेक्निक, तो इन इंस्टीट्यूशंस के में भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए और देख रही हैं कि भाई उसमें जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज़ की, उसके हिसाब से हमारे पास वो स्किल डेवलपमेंट के वहाँ प्रोग्राम हैं या नहीं हैं, वो टेक्निकल कोर्सेज वहाँ पे हैं या नहीं हैं, जिसके लिए की ज़रूरत है। देखिए मोटे मोटे तौर पे तो जो प्लम्बिंग का है, इलेक्ट्रीशियन का है, इसका मैकेनिक का है, तो ये तो सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अदर जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट उन इंडस्ट्रियलिस्ट की है, उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने युवाओं को भी जो है स्किल्ड करें। क्योंकि बीच में यही बात आई कि सब 70% जो है गवर्नमेंट ने किया कि स्थानीय बेरोजगारों को जो है रोजगार दिया जाए, लेकिन स्किल वाली बात सामने आ जाती है कि भाई स्किल्ड वो हैं या उसमें वो नहीं है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो जो यहाँ पैसा कमाने आ रहा है उसने तो ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है, लेकिन ये चीज़ें जो है हमको देखनी है, गवर्नमेंट को देखनी है और यहाँ पे जो पब्लिक के लोग हैं उनको देखनी है, जो संस्थाएं हैं उनको देखनी है कि किस तरह से जो है हम इस तरह के स्किल डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कोऑर्डिनेट कराएं कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या कोर्सेज जो है उसमें होने चाहिए और कितने समय के होने चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। बाकी गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से होमवर्क में लगी हुई है और पूरा प्रयास कर रही है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आएँ, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को जो स्थानीय उत्पाद की बात हुई तो उनको बाजार तक पहुंचाने के लिए संसाधन हैं हमारे पास। जैसे अभी भंडारी जी कह रहे थे कि ऐसे क्षेत्र में हम इंडस्ट्री लगा दें जहाँ पे रॉ मटेरियल ही नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा। नहीं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि माना उसके हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में है, तो हम सब लोगों ने देखा कि पौड़ी जिले तक में जो है सेब के बागान लगे, जहाँ पे कभी सोच ही नहीं सकते थे पौड़ी में भी सेब हो सकता है। लेकिन सर आज भी उत्तराखंड का सेब हिमाचल जो है अपने ब्रांडिंग पे बेच रहा है, उत्तराखंड का सेब पैकेजिंग में नहीं आ रहा है। आगे पैकेजेस आ गए, उनको सब्सिडाइज उस पे जो है वो पेटियां मिल रही हैं पहले ही बागवानों को। पहले 1-2 सालों में जो है वो परेशानी हुई थी कि भाई टाइम से जो है जब सेब की फसल आ गई तो उसके लगभग 1 महीना बाद जो है हम पेटी अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन इस समय हमने देखा कि टाइम से 15 दिन पहले ही जैसे सेब आने हैं तो वो पेटियां जो है बागवानों को मिल गई और अपनी पैकेजिंग में जो हमारा उत्तराखंड ब्रांड है वो अपनी पैकेजिंग में जो है वो सप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और मनोज रावत जी आपसे शुरू करूंगी। शॉर्ट में फाइनल कमेंट की क्या उम्मीद अब इस इन्वेस्टर समिट से आप करते हैं?
देखिए बीसी जी ने कहा प्लानिंग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पॉलिसियां ही नहीं बनी। मेरा जवाब है, बीसी जी का एक्सपोजर बहुत बड़ा है, प्लानिंग तो बहुत बढ़िया, प्लानिंग तो ब्यूरोक्रेट आपको ऐसे सब्ज बाग दिखा देंगे कि मुख्यमंत्री जी ये सोचेंगे कि वो साहब वो पूरा बिल गेट से भी ज़्यादा और वो ओबामा साहब और उनसे भी ज़्यादा वो कर लेंगे। लेकिन हकीकत, जमीन हकीकत तो बहुत कठोर है। मैंने कहा ना कि अभी तो पर्यटन नीति नहीं है, जो पर्यटन नीति है उसमें दर्जनों खामियां हैं। वो आजकल ठीक हो रही है, मैंने सुना, मैंने मांगा था उसका ड्राफ्ट। और कितनी शर्म की बात है, जो अगर मेरा वक्तव्य कोई सुन रहे हो, कि जिस कंपनी को करोड़ों रुपए दे करके, और देखिए मैं बहुत चिंता की बात कर रहा हूं, मेरे भाई साहब, आदरणीय भाई साहब जानने वाले हैं, भाई केदार सिंह जी, जिस पॉलिसी को आपने कैबिनेट से अप्रूव करा दिया, अब उसको सुधार के लिए भेजा गया है, उसमें दर्जनों गलतियां हैं। देखिए पॉलिसीज आपकी सही नहीं है। और दूसरा, मैं ये गारंटी, देखिए पूत के पांव पालने से दिख जाते हैं, वहां बिल्कुल पूत के पांव पालने से दिख जाते हैं। ये तो जो 65-67 करोड़ रुपया कैबिनेट में अपने अप्रूव कर दिया है, जो बता रहे हैं अखबार, ये जो जगह जगह रैलियां होनी है, अब टाटा साहब इनकी रैली देकर के तो इन्वेस्टमेंट करने आएंगे नहीं, और ना कोई विदेशी इन्वेस्टर इनकी रोड शो करके आएगा। इनको जमीनी हकीकत दिखानी पड़ेगी, दृढ़ता, और जो दृढ़ संकल्प जो आदरणीय तिवारी जी ने जो विजन, भाई साहब ने जो कहा विजन, 20 साल बाद का विजन है ना, तो पहले मेरा तो आग्रह है कि इन 3 महीनों में अगर कराने ही जा रहे हैं, इन 3 महीनों में जिन फील्ड में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए उनके लिए पॉलिसीज तो बना दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टर आकर के पहले पूछेगा। और इसको दूसरा मेरा अंतिम वक्तव्य है कि आप इसको देखिए एमओयू तक के मत रखिएगा। ये कितने के एमओयू होंगे, ये अब वो जमाना गया ये बोलने का कि एमओयू कितने के हुए। हम जमीन पर देखना चाहते हैं कि आपके जमीन पर कितना इन्वेस्टमेंट आया है। ठीक है सुभाष जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये खुशी की बात है कि सरकार ऐसा सोचती है, ऐसा कर रही है, लेकिन इसमें 2 चीज सरकार को बिल्कुल ध्यान रखना होगा, क्योंकि लोगों का विश्वास छला है और इससे पूर्व के तजुर्बे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो उसमें ये ध्यान रखना होगा कि आप जो कमिटमेंट करते हैं और जो लक्ष्य तय करते हैं, वो लक्ष्य आप कितना, कम से कम 50% से भी ज्यादा सरकार तय कर ले, तो मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ा उत्तराखंड के लिए अचीवमेंट होगा। और सरकार को इस पे काम करना चाहिए और इस हिसाब से काम करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर भंडारी, शॉर्ट में सब फाइनल कमेंट, आपको क्या उम्मीद है? मैं लगभग बोल चुका हूँ। मेरा यही है कि जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, प्रॉमिसेस किए, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखें, उसका इवैल्यूएशन कराएं, उसके फीडबैक के बेसिस पे जहां जहां पर कमियां हैं उनको ठीक करें। और इनके पास अभी ये 3 महीने हैं, ताकि जो नया इन्वेस्टर आएगा दिसंबर 2023 में, उनको ये सही वो बता सके कि हमने यहाँ पर ये कर दिया, ये प्रॉब्लम आई थी, ये कर दिया, ये कर दिया। ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे अच्छा काम होना चाहिए। केवल प्रॉमिसेस करने से काम नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टर के पास कई ऑप्शन है। केदार सिंह रावत जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत गंभीर हैं और बराबर जो है अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी जो है बनाई गई है विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों की, और उसमें उनको जिम्मेदारी भी दी गई है। और अभी जो है सरकार के पास 3-3.5 महीने का समय है, क्योंकि 8-9 दिसंबर को ये प्रस्तावित है अभी जो बैठक है, ग्लोबल समिट जो है, तो तब तक मैं समझता हूँ कि 1.5-2 महीने में जो है ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। जितने भी व्यवहारिक पहलू हैं, जो अभी झा जी ने भी कहा, भंडारी जी ने भी कहा, और हमारे आदरणीय पूर्व विधायक मनोज रावत जी ने भी कहा कि ये जो भी उसमें पहले खामियां रह गई हैं या सुधारने की बात है, तो मैं समझता हूं कि 3 महीने का समय जो है काफ़ी होता है। और मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और है कि वो अधिकारियों से जो है उस तरह से नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहें, ताकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो हमारे इन्वेस्टर्स आएँ, उनको जो है हम एक पुख्ता नीति दे सकें, जिससे कि वो प्रभावित हों और यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हों।
बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की जो 2023 का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर में प्रस्तावित है, किस तरीके से उस पर काम किया जा रहा है। बहुत सारे सजेशंस यहाँ पर हमारे गेस्ट की तरफ से आए हैं। उम्मीद ये की जा सकती है कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके और जो इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा है, जो सिर्फ नंबर्स पे हमें दिखाई देता है, जो MOUs के माध्यम से बताया जाता है, वो सिर्फ MOUs तक सीमित ना रहे बल्कि ग्राउंड वर्किंग भी उसमें दिखाई जा सके, ताकि यहाँ जो रोजगार के अवसर बनाने के लिए एक बात कही जा रही है वो बनाए जा सके और जो विकास की रफ्तार है वो और तेज हो सके। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। क्या आपकी कुंडली में है दोष? क्या नहीं मिल पा रहा है समाधान? क्या कहती हैं आपकी हस्तरेखाएं? क्या पारिवारिक समस्या से हैं परेशान? अब मिलेगा निदान। सौभाग्यम, रोजाना सुबह 9:30 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। उनको सुबह तड़के 4:30 बजे बेड टी दी जाती है। उन्हें 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे रात का खाना भी मिलता है। 24 घंटे उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। उनका बिस्तर लगाया जाता है। उनके जूतों की बाकायदा पॉलिश होती है और यूनिफॉर्म भी प्रेस की जाती है। इतनी आराम तलब जिंदगी है बाबा जसवंत सिंह रावत की, लेकिन आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि वे इस दुनिया में नहीं है। राइफलमैन जसवंत सिंह भारतीय सेना के सिपाही थे जो 1962 में नूरा रंग की लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाते हुए शहीद हुए। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। चीनी सेना से लगभग 72 घंटों तक अकेले मुकाबला करते हुए जसवंत सिंह शहीद हुए थे। चीनी कमांडर जसवंत सिंह का सर धड़ से अलग कर चीन ले गया था, लेकिन वो उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उसने जसवंत सिंह की प्रतिमा बनवाकर भारतीय सैनिकों को भेंट की, जो आज भी उनके स्मारक में लगी हुई है। जिस स्थान पर उन्होंने मोर्चा संभाला था, वहां पर उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है, जहां पर उनके इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीजें रखी गई हैं। इस रास्ते से गुजरने वाला चाहे जनरल हो या जवान, उन्हें श्रद्धांजलि दिए बिना आगे नहीं बढ़ता। जसवंत सिंह के मारे जाने के बाद भी उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया जाता।